नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। सीसीएस पेंशन रूल्स में हम कर रहे हैं डिटेल में। सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के क्या-क्या रूल्स हैं, आज के वीडियो में हम करेंगे क्वालिफाइंग सर्विस। इससे पहले हम कर चुके हैं सीसीएस पेंशन रूल है वो कब लागू हुआ था, कौन कौन सी जनरल कंडीशंस थी। और आज का चैप्टर हमारा है चैप्टर थर्ड, जिसमें बताया गया है क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब होता है कि कितने दिन की सर्विस होने के बाद में, कितने दिन की सेवा होने के बाद में और कोई पेंशन मिलेगी, या सीसीएस पेंशन 1972 में कौन सी पेंशन है वो लागू होगी, कितने सेवा करना जरूरी होता है, पूरा डिटेल में करेंगे। कमेंसमेंट ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। द सर्विस रेकॉर्ड फॉर पेंशनरी पर्पज इज नोन एज क्वालिफाइंग सर्विस। यानी कि सेवा काल, कितने दिनों का सेवा काल है वो आवश्यक होता है कि जिससे पेंशनरी बेनिफिट मिल जाए, पेंशन मिलना उतनी सेवा करने के बाद में शुरू हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस सेल कमेंस फ्रॉम द डेट गवर्नमेंट सर्वेंट टेक्स चार्जेज ऑफ द पोस्ट टू विच ही इज फर्स्ट अपॉइंटेड, ईदर सब्सटेंटिवली oblique in an officiating oblique temporary capacity, followed by substantive appointment without interruption and ends on the date of retirement or date of death. क्वालिफाइंग सर्विस है वो शुरू होती है फर्स्ट अपॉइंटमेंट पर, या तो सब्सटेंटिवली या ऑफिशिएटिंग या टेम्पररी कैपेसिटी में, और वो कब तक चलेगी? बिना इंटरप्शन के, सेवा काल में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, और वो रिटायरमेंट तक लागू होगा बिना इंटरप्शन के, जिस दिन रिटायर हुए हैं या मृत्यु की कंडीशन में। और ये सारी बातें हैं वो बताई गई है रूल 13 में। टेबल में देखते हैं क्या बताया गया है। सीरियल नंबर, सर्विस काउंट्स, सर्विस का टाइप बताया गया है, एक्सटेंट, कंडीशंस एंड रिलेटेड रूल, जीआईडी, ओएम, डेटेड। तो सबसे पहला देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड परमानेंटली टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वो परमानेंटली ट्रांसफर हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो जो स्टेट गवर्नमेंट में जो सर्विस की गई थी उसको काउंट किया जाएगा। कंडीशंस यहाँ क्या बताई गई है? अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल एंड सबमिटेड टेक्निकल रेजिग्नेशन ओनली। जो स्टेट गवर्नमेंट में पहले सर्विस की गई है उसको शामिल किया जाएगा अगर उसने प्रॉपर चैनल से अप्लाई किया है और टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के बाद में वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आया है। तो इससे रिलेटेड जो रूल है, रूल 14(3), ये बताया गया है सीसीएस पेंशन रूल में। क्वालिफाइंग सर्विस के लिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, एम्प्लॉइज पेड फ्रॉम कंटीजेंसी सब्सिक्वेंटली ब्रॉट ऑन टू रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट। मतलब क्या है कि कोई कर्मचारी है उसको वेतन मिलता है कंटीजेंसी से। कंटीजेंसीज का मतलब होता है आकस्मिकता निधि, और वो आकस्मिकता निधि है वो अनुच्छेद 267 में बताई गई है। भारत के संविधान के अनुसार ये निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है, अर्थात इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाजत की जरूरत नहीं होती है। तो अगर उस निधि पर, आकस्मिकता निधि पर कोई कर्मचारी है, उसका नियुक्ति हुई है, उसको वेतन मिल रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस बताई गई है? यहाँ पर बताया है कि कोई कर्मचारी है वो आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त कर रहा है और बाद में उसको रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, परमानेंट कर दिया गया है। एक्सटेंट देखते हैं, हाफ ऑफ द सर्विस पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज इज ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस इफ फॉलोड बाय रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी ब्रेक। मतलब जितनी उसको कंटीजेंसीज पर जो सर्विस की गई है उसका आधा क्वालिफाइंग सर्विस के लिए काउंट किया जाएगा, परंतु किसी तरीके का ब्रेक नहीं होना चाहिए।
तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको अगर कंटीजेंसीज पर वो पेड है और नियुक्ति हुई है और बाद में उसको रेगुलर कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है या रेगुलराइज कर दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट में, तो उसके जो कंटीजेंसीज फंड पर नियुक्ति थी वो काल है, वो आधा काल है, वो आधी सर्विस है, वो क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में काउंट की जाएगी। कंडीशंस यहाँ पर बताई गई हैं। एप्लीकेबल टू होल टाइम वर्कर्स हु आर पेड ऑन मंथली और डेली रेट्स कम्यूटेड और पेड ऑन मंथली बेसिस, एग्जांपल डेली वेजेस सच एज मालीज, चौकीदार्स एटसेट्रा। तो इनके लिए ये कंडीशन है वो बताई गई है। कंटीजेंसीज फंड है उनको रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉय है उसको ट्रांसफर कर दिया गया है और इससे संबंधित रूल बताया गया है जीआईडी में, जीआईडी 2 बिलो रूल 14। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सेकंड ए, कैजुअल लेबरर्स विद टेम्पररी स्टेटस। जो कैजुअल लेबरर्स हैं और उनको टेम्परेरी स्टेटस दिया गया है तो उनके लिए क्वालिफाइंग सर्विस है क्या मानी जाएगी। द बेनिफिट ऑफ टेम्परेरी स्टेटस इज अवेलेबल ओनली टू दोज कैजुअल लेबरर्स हु वर इन एम्प्लॉयमेंट ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द ओएम डेटेड 10 September 1993 even if they have been regularized on or after 1 January 2004। मतलब जो कैजुअल लेबरर्स हैं टेम्पररी स्टेटस में दिया गया है, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट है वो 10 सितंबर 1993 से पहले रेगुलराइज्ड कर दिया गया है, टेम्पररी स्टेटस दे दिया गया है और उनको बाद में रेगुलराइज्ड किया गया है 2004 के बाद में भी, तो भी उनको टेम्पररी स्टेटस का कैजुअल लेबरर्स है वो माना जाएगा। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस क्या कंडीशन है, 50% of the service rendered under temporary status in case of casual laborers granted temporary status. No further deductions towards GPF shall be effected from the casual laborers with effect from 1st January 2004 onwards, and the amount laying in their GPF account including deductions made after 1st January 2004 shall be paid to them। 2A के तहत ये बताया गया है कि कैजुअल लेबरर्स हैं उनको टेम्परेरी स्टेटस दिया गया है और बाद में रेगुलराइज्ड किया गया है, तो दो यहाँ पर कंडीशंस बताई हैं कि 50% उनकी सर्विस है उसको काउंट किया जाएगा, मतलब आधी सर्विस है जो कि टेम्परेरी स्टेटस के रूप में ओएम में बताई गई थी और बाद में उनको रेगुलराइज्ड किया गया है। इन कैजुअल लेबरर्स को 1 जनवरी 2004 के बाद में उनसे जीपीएफ है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा और उससे पहले जो अमाउंट थी वो जीपीएफ एकुमुलेशन है उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये बात भी बताई गई है जीआईडी 2A बी में और वो सभी आएंगे रूल 14 में। नेक्स्ट देखते हैं 3A, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज वेयर पेंशन स्कीम इज एग्जिस्टेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज हैं जहां की पेंशन स्कीम्स हैं वो पहले से ही चल रही हैं, तो उनके लिए क्या कंडीशंस बताई गई है। एम्प्लॉइज इज परमानेंटली ट्रांसफर्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज सब्सिक्वेंटली कंफर्म। मतलब बताया गया है कि जो ऑटोनोमस बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज है जहां पर की पेंशन लागू थी, पहले से ही एग्जिस्टेंस थी और वहां से कर्मचारी है वो ट्रांसफर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में और उसको कंफर्म कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनके लिए कंडीशन है वो क्या लागू होगी, रूल जीआईडी रूल 3 बिलो रूल 14। तो उनको यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा, ऑटोनोमस बॉडी में भी अगर वो उसने सेवा करी है। 3B में देखिए वेयर देर इज नो पेंशन स्कीम, ये ऑटोनोमस बॉडी है वो कंडीशंस में बताई गई है कि ऑटोनोमस बॉडी तो है परंतु वहां पर पेंशन स्कीम लागू ही नहीं होती है। इसका एग्जांपल जैसे एनवीएस है, एनवीएस में पेंशन स्कीम है वो लागू नहीं है, यहाँ पर सीपीएफ स्कीम है
तो क्या कंडीशंस बताई गई है, वहां से कर्मचारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है तो क्या उनको सीसीएस पेंशन स्कीम एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज टू एक्सरसाइज द ऑप्शन within 1 year from date of absorption and refund the share of employer's contribution with interest thereon to the concerned government department or by autonomous body। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको अगर पेंशनरी डिपार्टमेंट में आ गया है तो 1 साल के अंदर ऑप्शन देना होगा एब्जॉर्शन के बाद में, और जितना सीपीएफ कंट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी के द्वारा किया गया है तो वो कंट्रीब्यूशन को विद इंटरेस्ट लौटाना होगा डिपार्टमेंट को, विद इंटरेस्ट लौटाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर सर्विस ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन के पीरियड को सर्विस में क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक्सटेंट देखते हैं, फॉलोड बाय कंफर्मेशन विदाउट इंटरप्शन, तो क्वालिफाइंग सर्विस के लिए इसको काउंट किया जाएगा और ये रूल बताया गया है, रूल 15 में ये बात बताई गई है कि प्रोबेशन पीरियड है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा अगर वो कंफर्मेशन हो गया है प्रोबेशन पीरियड और कोई इंटरप्शन सर्विस में नहीं रहा है। फिफ्थ, एसएएस अप्रेंटिस in the Indian Audit and Accounts Department or the Defense Accounts Department, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है कि एसएएस के जो अप्रेंटिस होते हैं उनको क्वालिफाइंग सर्विस माना जाता है और ये एसएएस अप्रेंटिस के लिए ही लागू होता है, बाकी कोई भी अप्रेंटिस है उनको क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं माना जाता अप्रेंटिस पीरियड को, परंतु एसएएस के लिए लागू होता है। तो इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है कि एसएएस के लिए जो क्वालिफाइंग अप्रेंटिस पीरियड है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में माना जाता है, तो उसके लिए रिलेटेड रूल है वो रूल 16 है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, क्या इसको क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। अपॉइंटेड टू द सेम और अनदर पोस्ट इन ए सब्सटेंटिव कैपेसिटी विदाउट इंटरप्शन ऑफ द सर्विस रेंडर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहां पर बताया गया है कि अपॉइंटमेंट जो सर्विस है वो कॉन्ट्रैक्ट पे थी और दूसरे डिपार्टमेंट में वो ट्रांसफर हो गया है या सेम डिपार्टमेंट में उसको एब्जॉर्ब कर लिया है या रेगुलर कर लिया गया है और उसकी सर्विस में कोई व्यवधान नहीं आया, इंटरप्शन नहीं आया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को क्या काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। यहां पर बताया गया कंडीशंस, द ऑप्शन शुड बी communicated to head of office under intimation to account officer within 3 months। 3 महीने के अंदर वो ऑप्शन है वो देना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मंथ्स में उसको बताना होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ पेमेंट ट्रांसफर टू ए पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस refund CPF with interest and any other compensation received along with interest at GPF rate applicable। अगर वो उसको सीपीएफ मिला है या दूसरे कंपनसेटरी फंड मिले हैं, उसको बेनिफिट मिला है, तो वो लौटा देना है उस कॉन्ट्रेक्चुअल डिपार्टमेंट जिसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहां पर, और इंटरेस्ट देना होगा क्या, ये बात भी ध्यान रखनी है, जीपीएफ रेट पर इंटरेस्ट है वो लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 7, प्री रिटायरमेंट सिविल मिलिट्री सर्विस इन केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे केस हैं वो देखे जाते हैं कि प्री रिटायरमेंट सिविल या मिलिट्री सर्विस की है और उसको फिर से री एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, तो उसके लिए कौन से एक्सटेंट होंगे देखेंगे। रिटायर्ड ऑन कंपनसेशन पेंशन और इनवैलिड पेंशन, जो प्री रिटायरमेंट सिविल मिलिट्री सर्विस इन केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में वो रिटायर हुआ है कंपनसेशन पेंशन पर या इनवैलिड पेंशन पर, तो क्या उसको सीसीएस पेंशन रूल है उनके अंतर्गत पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखते हैं,
कंडीशन द गवर्नमेंट सर्वेंट में एक्सरसाइज द ऑप्शन विद इन 1 year फ्रॉम डेट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि ऑप्शन फॉर्म है वो भरना होगा री एम्प्लॉयमेंट के 1 वर्ष के अंदर अंदर उसको ये ऑप्शन देना होगा। पहली कंडीशन, टू कंटिन्यू टू ड्रॉ द पेंशन और रिटेन द ग्रेचुटी फॉर हिज अर्लियर सर्विस, द सर्विस विल नॉट बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस। पहले वो उसको कंपनसेटरी पेंशन या इनवैलिड पेंशन मिल रही थी और उसने ऑप्शन दिया है कि मुझे जो अभी तक पेंशन मिल रही है वो जारी रखी जाए और जो ग्रेचुटी मिली है उसको भी मैं रखना चाहता हूं, तो ये ऑप्शन देना होगा। और इस कंडीशन में उसको सीसीएस पेंशन की जो सीसीएस पेंशन है वो नहीं मिलेगी बाद वाली। और साथ में ही क्या कंडीशन होगी कि उसकी सर्विस को क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरी कंडीशन है, 1 साल के अंदर वो ऑप्शन देता है cease to draw the pension and refund the pension commutation of a part of pension retirement gratuity with interest at the rate applicable on GPF. In such cases the previous service will count as qualifying service। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो 1 साल के अंदर ये ऑप्शन देता है कि मुझे जो पुरानी पेंशन मिल रही थी वो बंद कर दी जाए और नई पेंशन है या नई सर्विस जो की है उसको पुरानी पेंशन को बंद करके और पूरी सर्विस को क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में काउंट कर दिया जाए। तो ये ऑप्शन फॉर्म देने पर उसकी पुरानी पेंशन है वो सीज हो जाएगी और उस पेंशन पर कोई कम्यूटेशन किया है वो भी उसको लौटाना होगा, साथ में ही ग्रेचुटी मिली है वो लौटानी होगी और वो जो पैसा रिटर्न कर रहा है वो जीपीएफ रेट पर जो इंटरेस्ट लगता है उस इंटरेस्ट के आधार पर पूरा इंटरेस्ट के साथ में पैसा लौटाना होगा, तब जाकर के वो प्रीवियस सर्विस है वो क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में काउंट होगी। 8वीं कंडीशन देखते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ लीव, लीव वेयर लीव सैलरी इज पेड, ऑल ईओएल ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है यहाँ पर। क्या कहा है कि सभी प्रकार की छुट्टियां हैं, अवकाश है, वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किए जाएंगे। और अगर ईओएल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मेडिकल सर्टिफिकेट के रूप में ली गई है तो भी उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट करेंगे। और इससे संबंधित सीसीएस पेंशन में बताया गया है रूल 21। कंडीशन 9 सिचुएशन है, ईओएल अदर देन मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है वो ली गई है बिना एमसी के, विदाउट एमसी अगर ली है, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के ली गई है, तो उसके लिए कंडीशन क्या बताई गई है, एक्सटेंट क्या है, सिचुएशंस क्या है। ए, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई टू रीजॉइन ऑन अकाउंट ऑफ सिविल कमोशन, कि कर्मचारी है वो रीजॉइन नहीं कर सकता, क्यों नहीं की कर पाया, क्योंकि वहां पर सिविल कमोशन हो रहा था, कोई इस तरीके की सिचुएशन बन गई थी कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर प्रोजिक्यूटिंग हायर साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टडीज, अगर वो साइंटिफिक या टेक्निकल स्टडीज की वजह से यूओएल पर था। सी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंट्री इन द सर्विस बुक रिगार्डिंग ग्राउंड्स ऑन विच ईओएल हैज बीन सैंक्शनड। तीसरी कंडीशन ईओएल में ये बताई गई है कि जो छुट्टी ली गई थी, ईओएल ली गई थी, उसका कारण ही नहीं पता कि किस आधार पर ईओएल है वो ली गई है, तो उस सभी के लिए कौन सा रूल है वो बताया गया है, जीआईडी फर्स्ट ब्लो रूल 21। कंडीशन 10, पीरियड ऑफ प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे डिपार्टमेंट हैं ज्वाइन करवाने से पहले, अपॉइंटमेंट देने से पहले प्री क्वालिफिकेशन या प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग करवाते हैं, इंडक्शन कोर्स करवाते हैं। तो उनके लिए क्या कंडीशन है, क्या इस प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग को क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे।
इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉइज, ये जो ग्रुप सी और डी एम्प्लॉई है उनको प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। और ये बात बताई गई है रूल 22 एंड जीआईडी फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन 11, पीरियड ऑफ सस्पेंशन, क्या उस पीरियड ऑफ सस्पेंशन को क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। इफ रीइंस्टेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर्स टू काउंट सच पीरियड एज क्वालिफाइंग सर्विस, निर्वहन भत्ते में रीस्टेटिंग ऑर्डर में ये बताया गया है कि इसकी जो सस्पेंशन पीरियड है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। On conclusion of the inquiry, government servant has been fully exonerated or the suspension is held to be fully unjustified. इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जो इंक्वायरी की गई थी कर्मचारी के खिलाफ, उसमें कर्मचारी है वो पूर्ण रूप से निर्दोष सिद्ध हुआ था। और दूसरी कंडीशन है कि जो सस्पेंशन है वो अनजस्टिफाइड है, मतलब जो सस्पेंशन है वो उसको बिल्कुल गलत सिद्ध किया गया था इंक्वायरी अथॉरिटी के द्वारा। इंक्वायरी अथॉरिटी की रिपोर्ट के कंक्लूजन के आधार पर तो वो जो सस्पेंशन पीरियड है वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और इससे संबंधित रूल है वो बताया गया है रूल 23 में। बी सेकंड कंडीशन है, यहां पर तो कर्मचारी है वो पूर्ण रूप से निर्दोष सिद्ध हो गया था तो उसको सस्पेंशन पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट कर रहे थे। दूसरी कंडीशन, रीस्टेटमेंट आफ्टर डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम सर्विस, कि उसको फिर से नियुक्त किया गया है डिसमिसल करने के बाद में या रिमूव करने के बाद में, तो उस स्थिति में क्या बताया है, इफ रीस्टेटेड ऑन अपील और रिव्यू द सर्विस सेल काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंडीशन यहां बताई है कि उसको फिर से नियुक्त किया गया है, पुनर्नियुक्ति की गई है अपील के बाद में या रिव्यू होने के बाद में, तो यहां कंडीशन है द पीरियड ऑफ इंटरप्शन शैल बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस ओनली इट इज रेगुलराइज्ड एज ड्यूटी और लीव बाय ए स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ रीस्टेटिंग अथॉरिटी। जो डिसमिसल था, रिमूवल था, उसको रीस्टेटिंग अथॉरिटी है उसने ऑर्डर के द्वारा रेगुलराइज्ड कर दिया है या लीव के रूप में रेगुलराइज्ड कर दिया है, इसके संबंध में विशेष आदेश हैं वो पारित किए गए हैं कि जो डिसमिसल पीरियड था या रिमूवल पीरियड है उसको खत्म कर दिया गया है और उसकी सर्विस को छुट्टी के रूप में या पूर्ण रूप से नियमित कर दिया गया है। तो वो जो समय है जहां डिसमिसल और रिमूवल पीरियड उसने काटा था उसको क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में माना जाएगा, और ये बताया है रूल 25 में। नेक्स्ट कंडीशन है रेजिग्नेशन एंटेल्स फॉरफिटर ऑफ सर्विस if the government servant apply for the post through proper channel and renders technical resignation। ये बताया गया है कि वो प्रॉपर चैनल से उसने अप्लाई किया है और वो रेजिग्नेशन टेक्निकल रेजिग्नेशन दे रहा है, तो क्या वो उसकी पुरानी सर्विस है वो काउंट की जाएगी या फोरफिट हो जाएगी, ये बताया गया है रूल 26 एंड जीआईडी 1। कंडीशन नेक्स्ट है 13, ज्वाइनिंग टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ज्वाइनिंग टाइम को पेंशन रूल के लिए क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, आपको मालूम है कि जो ज्वाइनिंग टाइम है वो ट्रांसफर पीरियड के लिए दिया जाता है। एक जगह से ट्रांसफर होकर के दूसरी जगह पर ज्वाइन करता है तो जो बीच का पीरियड होता है वो ज्वाइनिंग टाइम के रूप में दिया जाता है, और ये ज्वाइनिंग टाइम है वो क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में काउंट किया जाएगा, और ये बताया गया है रूल 27(1)(e) में। नेक्स्ट कंडीशन 14, डेपुटेशन टू यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years और मोर।
अगर डेपुटेशन किया गया है यूएनओ में या दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर कि 3 साल से अधिक सर्विस के लिए या डेपुटेशन के लिए गया है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट में इधर ऑप्ट टू पे the pension contributions and count such service as qualifying service or avail himself of the retirement benefit of that body। मतलब है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको ऑप्शन देना होगा कि क्या वो पुरानी पेंशन स्कीम के अनुसार अपनी पेंशन जारी रखना चाहता है या वो कंट्रीब्यूशन देगा उस ऑर्गेनाइजेशन में कि मुझे जहां वो डेपुट हुआ है उससे पेंशन लेनी है, तो अपने पुराने वाले के जो है उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्वालिफाइंग सर्विस के लिए। एज पर द टर्म्स ऑफ सच डेपुटेशन डिसाइडेड बाय लेंडिंग और बोरोविंग ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल विल पे पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड लीव सैलरी। बोरोविंग और लेंडिंग डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में एक ऑप्शन है, वो कर्मचारी को देना होगा कि उसको कौन सी पेंशन चाहिए, जिस डिपार्टमेंट से गया है या जिस डिपार्टमेंट के अंदर अभी डेपुटेशन में है, तो दोनों जगह पर वो अपना ऑप्शन देगा और बताएगा कि मुझे क्या चाहिए। और अगर बोरोविंग डिपार्टमेंट से पेंशन लेना चाहता है तो लैंडिंग डिपार्टमेंट के जो उसको रूल लागू हैं पेंशन के, वो सारे उसको पे करने होंगे बोरोविंग डिपार्टमेंट को, जहां पर पे पेंशन कंट्रीब्यूशन देना होगा और लीव सैलरी उसके लिए भी पेमेंट करना होगा। और लीव सैलरी के लिए आपको पता है कि 11% इमलमेंट्स हैं वो देने होंगे बोरोविंग डिपार्टमेंट को। और ये सारी सिचुएशंस हैं वो बताई गई हैं रूल 31A में। इसके बाद में समराइज फॉर्म में बताया गया है द फॉलोइंग सर्विस डज नॉट काउंट्स एज क्वालिफाइंग सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग सर्विस है वो जनरली हमें पता रहती है कि कौन कौन सी पीरियड है वो क्वालिफाइंग माने जाएंगे, क्वालिफाइंग सर्विस के लिए माने जाएंगे सीसीएस पेंशन रूल्स के अनुसार। परंतु जो क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं काउंट की जाती, कौन से पीरियड है क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं किए जाते सीसीएस पेंशन रूल्स के अनुसार। सबसे पहला है वो है सर्विस बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल बात है, परंतु 18 साल से पहले किसी कर्मचारी ने सर्विस प्राप्त कर ली है, किसी लड़के को सर्विस दे दी गई है, तो 18 साल से पहले की जो सर्विस उसने की है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा। क्वालिफाइंग सर्विस के लिए 18 साल के बाद की जो समय होता है सर्विस होती है उसी को काउंट करेंगे। कंडीशन बताई गई है रूल 13B में। सेकंड, सर्विस एज अप्रेंटिस एक्सेप्ट एसएएस अप्रेंटिस, रूल 16 में ये बात बताई गई है। मैंने इससे पहले आपको बताया कि जो एसएएस अप्रेंटिस का पीरियड होता है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट करते हैं, बाकी किसी भी अप्रेंटिस पीरियड है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं करते। तीसरा, ईओएल इधर ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोजिक्यूशन ऑफ हायर टेक्निकल साइंटिफिक स्टडीज एंड ऑन अकाउंट ऑफ सिविल कमोशन। मतलब ईओएल है वो मेडिकल सर्टिफिकेट पर या हायर टेक्निकल स्टडीज के लिए ईओएल ली गई है या सिविल कमोशन की वजह से ईओएल लेनी पड़ी है, तो उस कंडीशन में उनको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट करते हैं। बाकी किसी भी प्रकार का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होता है, असाधारण छुट्टियां होती हैं, उनको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं किया जाता। और ये कंडीशन बताइए रूल 21 में। नेक्स्ट, फॉर सस्पेंशन इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज अवार्डेड ए मेजर पेनल्टी एंड द सस्पेंशन इज हेल्ड टू बी फुली जस्टिफाइड। अगर इससे पहले कंडीशंस में ये बात बताई गई थी माइनर पेनल्टी है या वार्निंग है या जो सस्पेंशन पीरियड है वो
डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने, रिव्यूइंग या अपीलाट अथॉरिटी ने बिल्कुल अनजस्टिफाइड माना था, माइनर पेनल्टी दी गई थी, तो सस्पेंशन पीरियड है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाता है। परंतु सस्पेंशन है उसके बाद में, उसको इंक्वायरी होने के बाद में, जांच होने के बाद में मेजर पेनल्टी दी जाती है, तो वो सस्पेंशन पीरियड है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। और साथ में सस्पेंशन को उचित माना जाएगा कि इसको सही सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया, तो इसको भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं किया जाता और बताया गया है रूल 23 में। नेक्स्ट, dismissal or removal of government servant from a service or post entails forfeiture of his past service। dismissal रिमूवल है, ये कर्मचारी को अवार्ड किया गया था, सर्विस से बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया, अलग कर दिया किसी मेजर पेनल्टी के द्वारा, और साथ में पुरानी सर्विस है उसको फॉरफिट कर दिया गया, मतलब पुरानी सर्विस है उसको खत्म कर दिया गया, तो वो क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं होगा अंडर रूल 24। नेक्स्ट, रेजिग्नेशन फ्रॉम ए सर्विस और ए पोस्ट अनलेस इट इज अलाउड टू बी विथड्रॉन इन पब्लिक इंटरेस्ट एंटेल्स फॉरफिटर ऑफ पास्ट सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी कर्मचारी को रेजिग्नेशन के लिए अलाउ किया गया है या ये बोला गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये उचित नहीं है कि आप कंटिन्यू सर्विस करें, या किसी भी प्रकार के रेजिग्नेशन में जहां पर प्रॉपर चैनल से अप्लाई किया है और उसको टेक्निकल रेजिग्नेशन के बाद में दूसरे डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब किया है, तो वो सर्विस है वो तो काउंट की जाएगी। परंतु दूसरे किसी रेजिग्नेशन के बाद में वो नया पद लेता है, तो रेजिग्नेशन करते ही, त्याग पत्र देते ही उसकी पुरानी सर्विस है वो फॉरफिट हो जाएगी, और बताया गया है रूल 26 में। नेक्स्ट कंडीशन 7, अनऑथराइज्ड एब्सेंट ट्रीटेड एज डाइज नॉन। जो अकार्य दिवस हैं, जो बिना कारणों से और कर्मचारी है वो छुट्टी पर चले गया या बिना बताए एब्सेंट रह गया, तो उसको डाइजनन माना जाएगा, और डाइजनन पीरियड है वो किसी भी उद्देश्य के लिए क्वालिफाइंग सर्विस काउंट नहीं करते अंडर रूल 27। 8, overstay of leave oblique joining time not regularized as leave। अगर छुट्टी पर गया और ज्यादा समय तक वहां रुका है, या ज्वाइनिंग टाइम है वो ज्यादा अवेल कर लिया और उस एक्स्ट्रा जो टाइम पर वो रुक गया था उसको रेगुलराइज नहीं किया किसी भी प्रकार की लीव से, तो ओवर स्टेल पीरियड है या ज्वाइनिंग टाइम है एक्स्ट्रा जो लिया गया है, उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से कौन से समय है, कौन सा काल है, सेवा है, उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट करना चाहिए, काउंट करते हैं सीसीएस पेंशन रूल के तहत, और किस पीरियड को काउंट नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन है वो इस पर बन जाते हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अभी हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। काउंटिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड बिफोर सिविल एम्प्लॉयमेंट। ये चीजें हैं वो क्या हैं, इसको क्या काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। मिलिट्री सर्विस में रहा है, आर्मी फोर्स में रहा है, और उसके बाद में वो री एम्प्लॉयमेंट होकर के सिविल एम्प्लॉयमेंट में आ गया है। रूल 19 के तहत क्या सिचुएशन बनेगी। ऑप्शन फॉर री एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट कि कौन से ऑप्शन उसको देने होंगे। सबसे पहले देखते हैं, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज री-employed in a civil service or post before attaining the age of superannuation and who has rendered military service before such re-employment has following options which are to be exercised within 3 months of date of issue of order। ये बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि उसको ऑप्शन फॉर्म है वो देना होगा 3 महीने के अंदर, और 3 महीने के अंदर ऑप्शन फॉर्म नहीं दे पाता है तो उसके लिए पुरानी पेंशन स्कीम के रूल है वो एप्लीकेबल होंगे। तो सिविल डिपार्टमेंट में वो कोई जॉब प्राप्त करता है, सर्विस प्राप्त करता है, तो कौन कौन सी कंडीशन में 3 महीने के अंदर उसको ऑप्शन देने होंगे। सबसे पहला ऑप्शन,
to continue to draw the military pension or retain gratuity received from military service, then his former military service shall not be counted as qualifying service. मतलब ये बताया गया है कि जो मिलिट्री सर्विस में था और उसकी उसको पेंशन प्राप्त हो रही है, तो वो पेंशनरी जो बेनिफिट उसको मिले हैं उनको वो रिटेन कर रहा है, ग्रेचुटी को भी वो रिटेन कर रहा है। और जो मिलिट्री में या आर्मी फोर्स में उसने सर्विस दी थी उस पीरियड को वो काउंट नहीं करवाना चाहता। पहले ऑप्शन में उसको देनी होगी 3 महीने के अंदर। दूसरा ऑप्शन क्या दे सकता है, टू सीज टू ड्रॉ हिज पेंशन एंड रिफंड द पेंशन ऑलरेडी ड्रॉन, कम्यूटेशन वैल्यू एंड द अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुटी इंक्लूडिंग सर्विस ग्रेचुटी इफ एनी। दूसरी सिचुएशन में वो बता रहा है कि वो पुरानी पेंशन जो उसको एग्जिस्टिंग पेंशन जो मिल रही थी उसको बंद करना चाहता है और सिविल डिपार्टमेंट में जो पेंशन मिलेगी उसके लिए ऑप्शन देता है। तो पहले जो पेंशन मिली थी उसको रिफंड करना होगा, साथ में ही कम्यूटेशन भी किया है अगर पेंशन पर उसको भी रिफंड करना होगा, और ग्रेचुटी मिली है वो भी उसको वापस देनी होगी विद इंटरेस्ट। इफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑन लीव ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑर्डर देन विद इन 3 months ऑफ हिज रिटर्न फ्रॉम लीव विच एवर इज लेटर, if no option is exercised within stipulated period, the government servant shall be deemed to have opted for clause A of sub rule 1 or rule 19। मतलब 3 महीने के अंदर उसको ऑप्शन देना होगा। वो कर्मचारी छुट्टी पर था और छुट्टी आने के बाद में भी अगर 3 महीने के अंदर उसने ऑप्शन फॉर्म नहीं दिया है तो जो पहले से चली आ रही पेंशन स्कीम उस पर एप्लीकेबल है वही वो लागू रहेगी, और नया ऑप्शन है वो उसको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर ये दिया है कैलकुलेशन ऑफ नेट क्वालिफाइंग सर्विस, ग्रोस सर्विस ईयर्स मंथ्स डेज, लेस पीरियड ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस वो घटा लिए जाएंगे, और नेट क्वालिफाइंग सर्विस है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस के लिए। राउंडिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस कैसे राउंड अप किया जाएगा, राउंडिंग की जाएगी। शुड बी इन कंप्लीटेड 6 months पीरियड, एसएमपीज मैक्सिमम ऑफ 66 एसएमपीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफाइंग सर्विस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रत्येक 6 महीने को क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट करेंगे और इसको बोला जाता है एसएमपीज। और टोटल एसएमपीज है क्वालिफाइंग सर्विस के लिए कितने होने चाहिए, 66 होने चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ ए ईयर शुड बी रेकॉर्ड एज फॉलो, लेस देन 3 months उसको कोई नील माना जाएगा, कोई क्वालिफाइंग सर्विस का एसएमपी नहीं माना जाएगा। 3 months एंड अबव बट लेस देन 9 months 1 एसएमपी माना जाएगा, और 9 months एंड अबव 2 एसएमपीज माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 महीने से पहले की सर्विस हो रही है तो उसको नील बोला जाएगा, 3 से 9 महीने की है तो उसको एक ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और 3 महीने ऊपर निकल जाते हैं, और 9 महीने और उससे ऊपर हो जाते हैं तो उसको 2 एसएमपीज में काउंट कर लिया जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।